विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के अंतर्गत अध्याय 11 संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। देखिए विद्यार्थियों, आपको जैसा पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी से पहले हमें अपने लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। तो भारतीय संविधान का निर्माण दिसंबर 1946 से संविधान का निर्माण प्रारंभ हो गया था और इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और जाकर के 29 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया। और इस संविधान को लागू करने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा पूर्व में निश्चित की गई तिथि अर्थात 26 जनवरी को हमारे देश में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इस तिथि को सम्मान देने के लिए, इस तिथि को कोई भूल ना जाए, विस्मृत ना हो जाए, इसलिए इस तिथि को महत्व देते हुए इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, सबसे लंबा और लिखित संविधान। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई व पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। हमारे देश की लंबाई, अपने देश की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो इसकी लंबाई और इसकी पेचीदगी का मतलब है विविधता। हमारे देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ निवास करते हैं। हमारा देश का मूल उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता। हम किसी भी धर्म के साथ, हमारे देश का संविधान का कोई निश्चित धर्म नहीं है, सभी का समान आदर करता है। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। मतलब हमारा देश विविधतापूर्ण था। इस देश को के संचालन के लिए जो संविधान बनाना था ये बड़ा गंभीर विषय था, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश था। हमारे देश के संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने का काम किया। अतीत और वर्तमान, हमारे देश का अतीत जो भूला हुआ गुजरा हुआ समय था जिसमें हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, उसका तो अतीत और वर्तमान के जो घाव लगे हुए थे हमारे देश में। वर्तमान में कौन सा घाव लगा था? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो चारों तरफ हिंसा फैली थी, लाखों लोग मारे गए थे इस हिंसा में। तो ये वर्तमान का घाव था। और अतीत में तो पहले से हमारे ऊपर अंग्रेज घाव देते आए थे, हम लोगों के साथ शोषण करते थे हमारा। तो इन घावों पर मरहम लगाने का काम किसने किया? भारतीय संविधान ने। विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक समग्र राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने की मदद दी है। हमारे देश के संविधान ने विभिन्न प्रकार के लोगों को, विविध धर्मों के लोगों को एक समग्र राजनीति में काम करने की या समग्र राजनीति में समान महत्व देने का में मदद की है। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया। हमारे देश में ऊंच नीच अधीनता की जो संस्कृति थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ऊंच नीच हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी, छुआछूत व्यवस्था थी, इन सब व्यवस्थाओं के बीच इसने क्या किया? विकसित करने का प्रयास किया। हमें विकसित करने का, अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का प्रयास किया। मतलब लोकतंत्र में सभी लोगों को समान महत्व दिया जाता और ऐसे महत्व को, ऐसे लोकतंत्र के सिद्धांतों को विकसित करने में का प्रयास किया। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया, यानी इसकी रचना की गई। इस दौरान संविधान सभा में इसके मसवदे एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली, बहुत लंबी लंबी संस्थाएं चली। संविधान के कुल 11 सत्र हुए। संविधान के कितने हुए? संविधान के कुल 11 सत्र हुए, यानी इसके सेशन हुए कितने? 11 सत्र हुए तथा 11 इसकी बैठक हुई, 11 सत्र हुए थे और जिसमें से 165 तथा 165 165 दिन
बैठकें चली। 165 दिन तक हमारे संविधान की बैठकें चली 11 सत्रों में। सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसवदे को सुधारने और संवारने का काम करती नहीं। बहुत प्रकार की समितियां थीं, इसमें कुछ उप समितियां थीं। संविधान किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, इसमें बहुत सारी समितियां और बहुत सारी उप समितियां थीं, और इन लोगों ने कहीं कोई गलती हो जाती थी तो उसको सुधारने का काम करती थी, कोई त्रुटि होती थी तो उसको सुधारने का काम बहुत सारी समितियां मिलकर के करती थीं। राजनीति, हमने इस बात को राजनीति के अंतर्गत पढ़ा होगा। भारत का संविधान कैसा है आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को इसी अध्याय में हम जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाज़ों सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रक्रियाओं का अंदाज़ा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना को साकार किया गया। हम इसके बाद देखेंगे, इसमें इस लेसन के अंतर्गत हम देखेंगे, पहला पॉइंट होगा उथल पुथल का दौर। इसका पहला पॉइंट होगा उथल पुथल का दौर। उथल पुथल का दौर, संविधान निर्माण के पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। संविधान निर्माण जो होने वाला था, यानी दिसंबर 1946 में संविधान का निर्माण होने वाला था, लेकिन इससे पहले के जो कुछ वर्ष थे वो काफ़ी उथल पुथल के वर्ष थे। चलो हम इस उथल पुथल से आपका परिचय करा देते हैं। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी। जो उथल पुथल का दौर था, महान आशाओं का क्षण था और भीषण मोहभंग का। मतलब हमारे देश में इस प्रकार की महान आशाएं जाग रही थी कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, और इधर भीषण मोहभंग भी था। हमें बहुत सी चीज़ों को त्यागना पड़ा, जैसे कि हमें अपने कुछ ज़मीन के हिस्से को पाकिस्तान को देना पड़ा, और जाकर के ये मोहभंग का दौर भी कहलाया, क्योंकि हमें मोह भी अपना त्यागना था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। लोगों की यादों में इस समय क्या था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, अभी भी जीवित था। यानी उनकी यादों में भारत छोड़ो आंदोलन आज भी जिंदा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें उनकी स्मृति में थीं। जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। देखो 15 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, लोगों की स्मृति में वो भी था, और सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज की सहायता से सेना इकट्ठी करके भारत को आज़ादी दिलाई, ये भी लोगों की यादों में जीवित था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज बनाई थी, जो सेना बनाई थी, उसमें विदेशों की सहायता थी। उसके द्वारा उन्होंने अपनी सेना बनाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। इधर दूसरी तरफ क्या था? 1946 के बसंत में, 1946 की बात है, 1946, अभी संविधान का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था, बसंत की बात है। 1946 के प्रारंभिक समय में होता क्या है, बंबई तथा अन्य शहरों में, कहाँ की बात है? बंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी क्या हुआ था? भारतीय जल सेना जो है, उस सेना का एक भाग था, या यूं कहें कि उसकी एक कंपनी थी, उसका नाम था रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी, इसने विद्रोह कर दिया था। रॉयल इंडियन नेवी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। यानी शहरी भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। मतलब हमारे यहाँ उथल पुथल कहाँ से शुरू हुई? ध्यान से देखना। पहली उथल पुथल शुरू होती है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों ने किस प्रकार हमको सताया था, वो उथल पुथल का दौर था। दूसरी उथल पुथल कहाँ से होती है इसके बाद?
सुभाष चंद्र बोस ने विदेशों की सहायता से किस प्रकार, ये लोगों की यादों में जीवित बातें हैं, अभी 1946 में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें यादें कब की आ रही, पिछले संविधान निर्माण से पूर्व की। तो 1942 का आंदोलन हमको दिख रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार विदेशी सैनिकों की सहायता से, विदेशों की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था, हमको ये भी याद था। और 1946 के बसंत में भारत की रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ये सारी चीजें अभी हमारे दिमाग में ताजा थी। लोगों की सहानुभूति तो सिपाहियों के साथ थी, विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों ने भी आंदोलन कर दिए थे उस समय, किसानों के भी हुए थे और मजदूरों के भी हुए थे। ये सब चीजें हमारी यादों में ताजा थी। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन आंदोलनों का एक अद्भुत पहलू था। यहाँ पर व्यापक रूप से हिंदू और मुस्लिम एकता थी, चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो। इस आंदोलन में भी हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया था भारत का, और आज़ादी हासिल करने में दोनों एक साथ खड़े थे। दूसरा, रॉयल इंडियन नेवी में भी मुस्लिम होंगे, सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी मुस्लिम होंगे, किसान आंदोलन में भी मुस्लिम रहे होंगे, मजदूर आंदोलन में भी। तो इन दोनों लोगों ने, दोनों संप्रदाय के लोगों ने एकता का जो हमको पाठ पढ़ाया, एक होकर के आजादी हासिल की। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में नाकामयाब होते जा रहे थे। हिंदू और मुसलमानों ने तो मिलकर के ये संघर्ष की लड़ा था और भारत को आज़ादी दिलाई, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में सुलह कराने में नाकाम हो रही थी। मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, हिंदू और मुसलमानों में जब हिंसक झड़पें होने लगी तो ये सुलह कराने में नाकामयाब होती जा रही थी। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे, फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। यानी 1946 में उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, बंगाल में, कलकत्ता में हिंसाएं प्रारंभ हो गई थी और ये कम से कम एक साल तक चलेगी। महात्मा गांधी इन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए बार बार जाते थे, बार बार उपवास करते थे, अनशन पर बैठ जाते थे। कुछ हद तक वो रुक भी जाती थी, लेकिन पूरी तरह से ये कामयाब नहीं हो सके इनको रोकने में। देश के विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जैसे ही देश के विभाजन की बात हुई तो असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जो लोग, जैसे ही विभाजन की या आज़ादी की घोषणा होती है, लोग अपने ही देश में परदेसी बन गए। उन्हें पता नहीं था कि यह देश कौन सा है जहां वो रहते थे, और उन्हें आनन फानन में उस जगह को छोड़ना पड़ा। उनके साथ हिंसक कार्यवाही होने लगी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था। निर्मम मतलब इनको लोगों के लिए बड़ा कठिन क्षण था, क्योंकि उन्हें ये चयन करना था हमको रहना कहाँ। वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन गए। अपने ही जिस देश में वो रहते थे वहीं पर अल्पसंख्यक बना दिया गया उनको। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों में उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। हमें मृत्यु को ग्रहण करना है या हमें जहां से पीढ़ियों से हम रह रहे थे हमें यहां रहना है, उसको वहां से हमें जड़ से उखड़ना है। इसके लिए उनका एक बहुत बड़ा निर्णय था। मुसलमान पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी बंगाल की तरफ बढ़ रहे। मुसलमान कहाँ बढ़ रहे थे? पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि हिंदू पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे और बीच रास्ते में ही मर गए। बहुत सारे ऐसे थे जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे और बीच रास्ते में ही मर गए। नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। एक समस्या हमारे सामने ये भी थी, आज़ादी के बाद क्या सबसे बड़ी समस्या थी? देसी रियासतों की।
जो देसी रजवाड़े थे, देसी राजा थे, ये अंग्रेजों की अधीनता तो स्वीकार कर चुके थे, लेकिन कुछ हद तक इनको स्वतंत्रता थी। और ये सपना देख रहे थे कि विभाजित भारत में भारत के कई टुकड़े हो जाएं, लेकिन हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि उस समय भारत के लगभग 1/3 भूभाग पर नवाबों और रजवाड़ों का नियंत्रण था, जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चलाने की सीमित ही सही, लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। मतलब वो अपने राज्य को कैसे भी चला सकते थे, चाहे वो सीमित ही क्यों ना हो, इसकी उनके पास आज़ादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा है, उस समय का एक प्रेक्षक था, उसने कहा है कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। बहुत सारे नवाब थे, बहुत सारे महाराज थे, वो कह रहे थे कि भारत कई टुकड़ों में बट जाए और हम इसमें अपनी सत्ता कायम रखेंगे। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थीं। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था। अगला हमारा पॉइंट है 1.1 संविधान सभा का गठन। 1.1 संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन एक बहुत ही जटिल मसला था, चूंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होना था। मतलब ऐसे आम चुनाव होते हैं, ऐसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होना था। 1945-46 की सर्दियों में, 1945-46 की जो सर्दियां थी, उनमें भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। भारत के जितने भी प्रांत थे उनमें चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, पहले भारत के प्रांतों के चुनाव हुए, और जो चुनाव हुए थे जिसमें जो सांसद चुन के आए थे विभिन्न प्रकार के, उन सांसदों ने या उन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। अर्थात संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया गया। जो निर्वाचन की इनडायरेक्ट सिस्टम रहता है उसके द्वारा इसका हुआ है। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। इसमें कौन था प्रभावशाली? कांग्रेस। चूंकि 1945-46 की सर्दियों में जो चुनाव हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम लीग को, चूंकि उस समय तो भारत एक ही था 1946 में, तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम लीग के सदस्य ज़्यादा आए थे, लेकिन शेष भारत में जहां मुस्लिम बाहुल्य नहीं था वहां कांग्रेस के ही सदस्यों ने सबसे ज़्यादा जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस ही प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई थी। लेकिन लोगों ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। देखिए, कांग्रेस का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और एक अलग संविधान बनाया उसने, क्योंकि उनका तो पहले से ही मन था कि हम अलग पाकिस्तान बनाएंगे, तो इस संविधान से हमारा देश तो नहीं चलेगा। तो मुस्लिम लीग ने अलग संविधान बनाने का निर्णय लिया और एक अलग संविधान सभा बना ली। उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे। शुरुआत में जब भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया, मुस्लिम लीग ने एक अलग संविधान सभा बना ली जो कि अलग पाकिस्तान की मांग करने लगी। लेकिन शुरुआत में भारत में भी जो भारतीय संविधान सभा थी, इसमें समाजवादी लोग संविधान सभा से दूर रहे। वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। जो सपाई थे, समाजवादी जो लोग थे, वो क्या थे? वो कहते थे कि जो संविधान सभा है ये अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। ये जो संविधान सभा है ये कभी आज़ाद नहीं हो सकती, स्वायत्त नहीं हो सकती। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। यानी इस संविधान सभा में जो सदस्य थे, सभा के 82% सदस्य कांग्रेसी थे। ये लोग थे कांग्रेस के। तो सबसे ज्यादा बोलबाला संविधान सभा में किसका था?
कांग्रेस का था। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। ये जो 82% कांग्रेस के सदस्य थे, 82% जो थे, ये सभी एक मत नहीं थे। इनमें मतैक्य नहीं था। विभिन्न प्रकार के आंतरिक प्रतिरोध इनमें थे, आंतरिक विरोध इनमें थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। जब भी कभी कोई निर्णायक संविधान सभा में कोई प्रस्ताव रखा गया, किसी का निर्णायक मत आता है, तो उसमें लोगों के मतैक्य नहीं होते थे, अलग अलग मत उनके होते थे, उनमें भिन्नता होती थी। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारों के हिमायती थे। कई कांग्रेस समाजवाद से प्रभावित थे तो कई कांग्रेसी जमींदार जो हुआ करते थे, रजवाड़े जो होते थे, उनके हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज कर सीख गए थे। यानी समझौतों को कैसे खोजना है, ये सारी बातें वो सीख चुके थे। बातचीत करके मतभेदों को बुलाना और समझौतों को कैसे खोजना है, कैसे समझौता करना है, इस बात को कांग्रेसी लोग सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था। जब संविधान सभा हुई तो उसमें भी कांग्रेसी सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जनमत, जनता क्या चाहती है। संविधान सभा में किसी चीज पर चर्चा होती तो जनता अखबारों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देती थी, तो जनमत क्या चाहता था उस पर भी बात होती थी। विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थीं और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। बहुत सी जो दलीलें होती थीं, संविधान सभा में बैठ करके किसी एक मुद्दे पर लोग दलील देते थे, अपनी अपनी उसकी सफाई में देते थे, उसके विरोध में बोलते थे। ये सारी चीज़ें अखबारों के माध्यम से छाप दी जाती थी। और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। जब किसी मुद्दे पर सामूहिक सहभागिता बनाना है तो जनता के भी सुझाव आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा करते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक थे, वो अपनी मातृभाषा की रक्षा करने में जुटे हुए थे या रक्षा करने की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे। देखो, भाषा के अल्पसंख्यक जिनकी भाषा कम बोली जाती है देश में, वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखने की मांग करते थे। और कई ऐसे नेता थे, कई ऐसे अल्पसंख्यक थे जो अपने धर्म को सुरक्षित रखने की मांग करते थे। जैसे सिख थे, ईसाई थे, अन्य जो धर्म थे, वो अपने धर्म को सुरक्षित रखने की संविधान सभा से मांग करते थे। और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। दलित जाति के लोग चाहते थे कि शोषण का अंत हो जाए और हमें सरकारी संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त हो। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर बहस होने लगी और चर्चा होने लगी। अब देखते हैं संविधान सभा में कौन कौन सी आवाजें उठती हैं। 1.2 मुख्य आवाजें, यहां देखेंगे हम मुख्य आवाजें। संविधान सभा में कौन कौन सी आवाजें उठाई गई थी। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? जो 82% थे, इसमें से ये कुल सदस्य कितने कांग्रेसी थे और कुल 300 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, यानी 240 से ज्यादा कांग्रेस के सदस्य थे उसमें, लेकिन इनमें मतभेद था। संविधान सभा में 300 सदस्य थे, इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में तो 3 थे, लेकिन कुल 6 सदस्य महत्वपूर्ण थे। जवाहरलाल नेहरू, एक तो हो गए जवाहरलाल नेहरू हो गए,
दूसरे इसके जो सदस्य थे वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 महत्वपूर्ण सदस्य हो गए। इसके बाद 3 सदस्य और थे इसमें कांग्रेस के सदस्य। ये सब तीनों लोग कौन कौन से थे? महत्वपूर्ण जो 3 सदस्य थे इनमें से तीनों कांग्रेसी सदस्य थे। कौन से थे ये? कांग्रेसी। 300 में से 6 सदस्य थे, 6 में 3 कांग्रेसी सदस्य थे। इसके अलावा जो सदस्य थे, एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा का एक निर्णायक प्रस्ताव था। प्रस्ताव, इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, यानी जो संविधान के लिए एक निर्णायक प्रस्ताव था, ये किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पेश किया था। अब होता क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा। इसमें रखा इन्होंने क्या? भारत का। सबसे पहले नेहरू ने जब प्रस्ताव रखा तो उन्होंने क्या कहा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितनी पट्टिकाएं होंगी इसमें? केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा। केसरिया, सफेद और हरा, 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा। सबसे पहले ध्वज से शुरुआत की और उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि ये तिरंगा होगा। इसमें 3 रंग होंगे, केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा। झंडा जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। जिसके बीच में क्या होगा? जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। हमारे तिरंगे में के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का चक्र भी है। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। ये जवाहरलाल नेहरू ने रख दिया क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। ये महत्वपूर्ण निर्णायक प्रस्ताव था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की। कई रिपोर्टों के उन्होंने प्रारूप लिखने में खास मदद की। और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर लगाओ इनके साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। अध्यक्ष की जिम्मेदारी यही थी कि समाज चर्चा में सभी लोगों को बराबर मौका दिया जाए। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा, त्रिगुट का मतलब 3 लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये त्रिगुट था। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यानी कि ये जो त्रिगुट था कांग्रेस का, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसमें, कांग्रेस के प्रख्यात विधिवेत्ता, विधिवेत्ता मतलब कानून के ज्ञाता, विधिवेत्ता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर के अंदर 2 विशेषताएं थी। 2 विषयों से, अर्थशास्त्र में भी वो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और विधिवेत्ता भी थे, कानून के भी ज्ञाता थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे। जब भी ब्रिटिश शासन चल रहा था तो अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी थे। आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे तो वहां अंबेडकर ने विरोध किया था, तो वे कांग्रेस के विरोधी रहे। लेकिन आज यहाँ कांग्रेस संविधान सभा में वो कांग्रेस की तरफ से ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता का समय आया तो परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया। कहा गया था कि आप केंद्र में केंद्रीय विधि मंत्री, कानून मंत्री का पद संभाल लें। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। यानी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष, एक ही बात है, दोनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी थे। भीमराव अंबेडकर के साथ 2 वकील काम कर रहे थे। गुजरात के KM मुंशी थे और दूसरे थे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये दोनों नाम नोट कर लो। उनके साथ 2 वकील भी काम कर रहे थे। ये दोनों जो भीमराव अंबेडकर के साथ 2 वकील काम कर रहे थे प्रारूप समिति के लिए, नंबर 1 तो थे एक गुजरात के KM मुंशी और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब इसके बाद हम देखते हैं, दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ये दोनों वकीलों ने भीमराव अंबेडकर को संविधान का जो प्रारूप था, उसकी जो ड्राफ्टिंग थी, उस पर इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी, जो मुख्य रूप से 6 सदस्य थे। 6 सदस्य हो गए, आपको दिख गए। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 4 भीमराव अंबेडकर, नंबर 5 KM मुंशी और नंबर 6 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये 6 सदस्य थे और इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें एक VN राव थे। अब इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारी थे। 2 प्रशासनिक अधिकारी। नंबर 1 इसमें थे पहले BN राव। BN राव। दूसरे थे, ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे।
दूसरे अधिकारी थे एस.एन. मुखर्जी। अगले कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। दूसरे प्रशासनिक अधिकारी एस.एन. मुखर्जी थे। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधिक भाषा में, वैधिक मतलब विधि की, जो कानून की भाषा होती है, उसमें व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अंबेडकर के पास में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। अंबेडकर के पास क्या था कि जो संविधान का जो प्रारूप बनाया जाए, इसको पास करने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। 3 वर्ष का लगभग समय लग गया था संविधान बनाने में, और इसके दौरान अगर देखा जाए तो इसकी बहुत सारी चर्चाएं हुई, और चर्चाओं को जब मुद्रित किया गया, मुद्रित रिकॉर्ड अगर है तो 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुआ। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर विरोधी विचार देख सकते हैं, कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर चर्चाएं हुई थीं।